हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो हमारी क्लास है वो होने वाली है एक पोम के ऊपर, दैट इज द सॉन्ग ऑफ द रेन। ये है क्लास 9 की पोम जो ली गई है इंग्लिश कम्युनिकेटिव से। इस वीडियो में हम अच्छे से इस पोम को समझेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी क्लास 9 की वीडियोस अच्छे से मिलने वाली है विद प्रॉपर एंड गुड एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I am dotted silver threads dropped from heaven by the gods. Nature then takes me to adorn her fields and valleys. तो यहाँ पर जो हमारे पोएट है दैट इज काहिल गिब्रान, ये पोम बता रहे हैं। ये इन्होंने पोएम बनाई है और ये पोम बनाई है इन्होंने रेन के ऊपर, मतलब बारिश के ऊपर। और ये पहले स्टैंजा में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं हूँ। मैं कौन है यहाँ पे? रेन। अब आप देखिए यहाँ पे हर जगह आई का यूज किया गया है और आई का यूज कहाँ होता है? यहाँ आई का यूज होता है जब हम पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, बट वहां पर रेन को दिखाया जा रहा है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही अपनी जो है कहानी लिख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, अपने बारे में गाना लिख सकते हैं। बट क्योंकि रेन तो नहीं लिख सकती, लेकिन तब भी यहाँ पर ऐसे दिखाया गया जिसे रेन अपना गाना खुद बता रही है, खुद लिख रही है। तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का पूरी पोम में इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या बोलते हैं, सॉरी रेन क्या बोल रही है? रेन बोल रही है आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन। मैं छोटी छोटी डॉटेड, मतलब डॉट क्या? बूंद जैसी, ठीक है। डॉट छोटी छोटी जो हूँ, क्या हूँ? सिल्वर थ्रेड्स, मतलब मैं सिल्वर रंग के धागों की तरह नजर आती हूँ जब मैं ऊपर से नीचे गिर रही होती हूँ। भाई साफ सी बात है, हमें रेन कुछ इस तरह से नजर आती है। जब रेन हो रही होती है तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कुछ लंबा 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 ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। क्योंकि वो हमें कलर की वजह से थोड़े सिल्वर कलर के दिखते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है और शैडो पड़ती है, रिफ्लेक्शन होती है एंड ऑल दैट, उसकी वजह से हमें थोड़े सिल्वर कलर के दिखते हैं। तो यहाँ पर जो रेन है वो बोलती है कि मैं सिल्वर कलर के धागों जैसी नजर आती हूँ, ड्रॉप्ड फ्रॉम दी हेवन। और मैं आती हूँ कहाँ से? ऊपर से। ऊपर मतलब हेवन से, मतलब स्काई से, बाय दी गॉड, ठीक है। तो भगवान मुझे भेजते हैं ऊपर से, आसमान से, और मैं एक सिल्वर कलर के धागों की तरह क्या होती हूँ? नीचे बरसती हूँ, नीचे आती हूँ बाय द गॉड्स। नेचर देन टेक्स मी टू अडॉर्न हर फील्ड्स एंड वैली। उसके बाद ये बोलते हैं कि भगवान ने मुझे भेजा, ठीक है। और उसके बाद जो नेचर है, ठीक है, जो हमारा मदर नेचर है, जैसे हमारी फील्ड्स है, हमारी वैलीज है, हमारी रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो नेचर है ये मेरे को अपना लेता है, ठीक है, ये मेरे को अपना लेता है। नेचर देन टेक्स मी टू एडॉर्न हर फील्ड्स एंड वैलीज। और अपना के ये क्या करता है? ये अपनी जो फील्ड्स हैं, जो भी खेत हैं, जो भी आपकी जमीन है, और जो भी आपकी वैलीज है, वैलीज क्या होती है? दो हिल्स के बीच का पार्ट, या फिर दो माउंटेन्स के बीच का पार्ट, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं वैली को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो वैलीज और क्या होता है? हिल्स के बीच का जो पार्ट है दैट इज वैलीज, ठीक है। तो ये जो वैलीज हैं और जो हमारी फील्ड्स हैं, क्योंकि सूख जाती है, इन्हें भी पानी की जरूरत होती है, तो ये क्या करती है? ये अपना लेती है ऊपर से बरसी हुई बारिश को और अपने आप को सजा लेती है। अब सजा कैसे लेती है? अडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेट करना, ठीक है। अडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेट करना। तो ये जो नेचर है ये क्या कर रहा है? ये अपने आप को एडॉर्न कर रहा है, मतलब बारिश की बूंदें जब इस पे गिरती हैं तो ये और ज्यादा हरा भरा हो जाता है, और ज्यादा हमें एनर्जी फील होती है इससे, और ज्यादा रिफ्रेश्ड फील करते हैं हम इस सब चीजों से। तो यहाँ पर जो क्या होता है, हमारा जो भी नेचर है वो बहुत ही ज्यादा खुशी से रेन को एक्सेप्ट करता है, और उसी रेन की वजह से वो अपनी पूरी वैलीज, अपने पूरे फील्ड्स, इन सभी चीजों को अच्छे से डेकोरेट कर लेता है। कौन? नेचर। किसकी वजह से? बाय द हेल्प ऑफ रेन। ओके, आई एम ब्यूटिफुल पर्ल्स प्लक्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ इश्तार बाय द डॉटर ऑफ डॉन टू एम्बेलिश द गार्डन्स। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रेन जो है वो बोलती है आई,
ठीक है। मैं मतलब रेन जो है वो कह रही है आई एम ब्यूटीफुल पर्ल्स, मैं बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर पर्ल्स हूँ। पर्ल्स क्या होते हैं? मोती होते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सुंदर मोती हूँ। ओके, प्लक्ड फ्रॉम द क्राउन ऑफ इश्तार, और ये जो मोती है ये लिए गए हैं इश्तार के क्राउन से। अब इश्तार क्या है? इश्तार जो है वो गॉडेस है, गॉडेस ऑफ लव, सेक्स, फर्टिलिटी। ठीक है, तो इश्तार इज द गॉडेस ऑफ लव, सेक्स एंड फर्टिलिटी। और ये जो इश्तार है, इनका जो मुकुट है, जो इनका क्राउन है, इसके ऊपर जो मोती लगे हुए हैं, मैं वो मोती हूँ। कौन? रेन। तो रेन बोलती है कि इश्तार के मुकुट पे जो मोती है मैं वो हूँ, और मैं मोती जो हूँ मुझे प्लक कर लिया गया है, मुझे उन घर से क्राउन से उतार लिया गया है, हटा लिया गया है बाय द डॉटर ऑफ डॉन। किसकी डॉटर के द्वारा? बाय द डॉटर ऑफ डॉन। अब डॉन क्या होता है? सनराइज का टाइम। तो सनराइज की बेटी ने क्या करा? इश्तार के क्राउन से मोती उतारे, और वो मोती जो उतरे हैं और जो वो नीचे आए हैं फील्ड्स के ऊपर, वो है बारिश। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि जो मोती है वो इश्तार के क्राउन से ले गए। इश्तार एक गॉडेस है, वीनस, प्लैनेट वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं, सेक्स, फर्टिलिटी एंड लव की जो है रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, बट ये लिए गए हैं क्राउन से। ओके, और लेता कौन है? डॉटर ऑफ डॉन, मतलब जो सनराइज की बेटी है वो क्या करती हैं? वो लेती हैं। इन दी एंड हमारा मतलब क्या है कि मॉर्निंग में जो सुबह सुबह आप देखते हैं अपने गार्डन्स में, अपने फूलों पे, पत्तियों पे क्या देखते हैं हम? छोटी छोटी ओस की बूंदे। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो ओस की बूंदे हैं ये क्या है? ये ब्यूटीफुल पर्ल्स हैं। ओके, टू एम्बेलिश द गार्डन्स। और इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या होता है, जब ये हल्की हल्की बूंदे क्या होती है फूल पत्तियों पे, गार्डन्स पे, है ना, फील्ड्स पे ये नजर आती हैं हमें, तो ऐसा लगता है कि हमारे गार्डन जो है वो और ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं, और ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हैं। ओके, व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, व्हेन आई हम्बल माई सेल्फ द फ्लावर्स रिजॉइस, व्हेन आई बाउ ऑल थिंग्स आर इलेटेड। अब यहाँ पर जो है रेन क्या बोलती है? रेन बोलती है व्हेन आई क्राई द हिल्स लाव। रेन बोलती है जब मैं नीचे गिर रही होती हूँ। अब क्योंकि वो गिर रही है, तो जैसे हमारे आंसू टपकते हैं ना, टीयर्स जो होते हैं रोल डाउन होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे टीयर्स रोल डाउन होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्राई कर रहे हैं, है ना, हम रो रहे हैं। तो ऐसी जो बारिश है वो नीचे गिर रही होती है, तो इसको सिंबलाइज किया गया है कि भाई बारिश जो है वो रो रही है। ठीक है, मतलब बारिश जो है वो नीचे धरती पर, अर्थ पर आ रही है। ओके, तो जब ये बारिश आ रही होती है तो जो हिल्स है वो हंसने लग जाती हैं, मतलब हिल्स जो है वो लाफ करने लग जाती हैं। अब भाई आपने कभी हिल्स को लाफ करते देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो यहाँ पर पोएट ने ऐसा क्यों लिखा है? पोएट ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जब बारिश की बूंदे हिल्स पर, माउंटेन रीजन पे अच्छे से गिरती हैं, तो वहां पर और ज्यादा एनर्जी आ जाती है, और ज्यादा ब्यूटी नजर आती है हमें, और ज्यादा हमें सब कुछ अट्रैक्टिव लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही बारिश आती है तो जो हिल्स है वो खुश हो जाते हैं, और खुश होके हंसने लग जाते हैं, लाफ करने लग जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब मैं आती हूँ, व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, तो जो हिल्स है वो खुश हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं कि वाह अब तो मजा आ गया, अब तो हम और ज्यादा सुंदर, और ही ज्यादा खूबसूरत, और ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। When I humble myself, the flowers rejoice। तो ये बोलते हैं जब मैं आराम से आ रही होती हूँ, हम्बली, बड़ी रिस्पेक्टफुली आती हूँ, तो जो फूल पत्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब भाई साफ सी बात है, जब भी रेन आती है तो हम सब भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह बारिश आ गई। और फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे कितनी गर्मी है आपको भी पता है, और दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अब इतनी गर्मी में जब बारिश आ जाती है तो हमें लगता है ओ हो शुक्र है बारिश आई, अब मौसम अच्छा होगा। या जब भी आप कभी नहाते हैं बारिश में तो आपने भी फील किया होगा, अरे यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब बारिश आती है, हम्बली, हम्बली मतलब क्या हो गया? रिस्पेक्टफुली आती है बारिश, तो जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी फूल पत्ते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब खुश कैसे हो जाते हैं? अब जैसे आपको बारिश नहीं मिले, मतलब फूल पत्तियों को पानी ना मिले, तो कैसे हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। बट अगर बारिश आ गई तो वो एकदम से खिल जाते हैं। तो इसी फूलों के खिलने को यहाँ पर बोला गया है कि जो फ्लावर्स है वो रिजॉइस हो जाते हैं, वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। When I bow
ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। वो बोलती है कि जब मैं बो करती हूँ, बो करना मतलब व्हेन आई बेंट फॉरवर्ड, अब बेंट फॉरवर्ड या लीन फॉरवर्ड, तो जब बारिश नीचे आ रही होती है, ठीक है, बो कर रही होती है, तो उस टाइम पे सारी थिंग्स, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। तो ऑल थिंग्स, जितनी भी चीजें, वो सब कुछ रिलेटेड हो जाती है, हैप्पी हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्साइटेड हो जाते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो खुश हो जाते हैं। पीकॉक आपने देखा है, वो डांस करने लग जाता है ना। अलग अलग बर्ड्स अपने सॉन्ग्स गाने लग जाते हैं, है ना। तो इसी तरह जब भी बारिश आती है, तो जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें इलेटेड हो जाती हैं, वो सारी चीजें एक्साइटेड हो जाती है। ओके, डन। द field and the cloud are lovers, and between them I am a messenger of mercy. I quench the thirst of the one and cure the ailment of other. अब यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर रेन ने बोला, रेन कहती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर ना दो प्रेमी हैं, ठीक है। तो दो प्रेमियों की बात हो रही है, दो लवर्स की बात हो रही है, और वो बोलती है द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स। जो भी फील्ड है, मतलब जो हमारी धरती है, जो हमारा लैंड एरिया है, और जो क्लाउड है, ऊपर जो आसमान में बादल हैं, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, प्यार वाला संबंध चल रहा है। मतलब ये दोनों क्या है, लवर्स हैं। अब देखो, फील्ड तो बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे, और क्लाउड्स बिल्कुल ऊपर आसमान पे, दोनों ही ऑपोजिट चीजें बहुत ज्यादा दूरी पर है, और फील्ड और क्लाउड तो कभी आपस में मिलते नहीं, तो इन्हें मिलवाने वाला भी तो चाहिए, है ना। अब आप हो और आपकी किसी से बात चल रही है, तो आपके बीच में कोई मिलवाने वाला भी तो होता है, जिसका नाम लेकर आप बाहर जाते हैं, है ना। या फिर आप क्या करते हैं, आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं, कि आप अपने घर पे है, वो अपने घर पे है, और आप चैट कर रहे होते हैं। तो एक कोई ना कोई जो होता है, आपका मैसेंजर होता है, जो आपकी बातों को दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, और दूसरे पर्सन की बातों को आप तक पहुंचाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो रेन है, ये बोलती है, कहती है, एंड बिटवीन देम आई एम अ मैसेंजर ऑफ मर्सी। वो बोलती है कि जो क्लाउड है और जो लैंड है, इन दोनों के बीच में इतना गैप है, बेचारे बात कैसे करें, अपने आप को शेयर कैसे करें, अपनी सारी चीजों को कैसे शेयर करें। तो ये कैसे शेयर करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रेन, ठीक है। तो ये जो रेन है, ये काम करती है एज अ मैसेंजर, जैसे हमारा व्हाट्सएप काम करता है, फेसबुक काम करता है, इंस्टाग्राम काम करता है ना। तो ये क्या होता है, हमारे मैसेजेस इधर से उधर लेके जाना, हमारे इमोशंस बताना। सिमिलरली ये जो रेन है, ये बादलों को और जो धरती है, नीचे लैंड है, उसको क्या करती है, कनेक्ट करवाती है, और एक मैसेंजर के रूप में काम करती है। ओके, आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द वन एंड क्योर द एलिमेंट ऑफ अदर। ये बोलती है कि ये जो प्रेमी है दोनों, मतलब बादल और साथ ही साथ जो धरती है, इनमें से ये दोनों प्रेमियों का कुछ ना कुछ काम करवाती है। जैसे कि ये एक प्रेमी की थर्स्ट, मतलब प्यास को बुझाती है। अब किसकी प्यास को बुझाएंगे, तो भाई जिसके ऊपर पानी गिरेगा, बरसात होगी, उसी की तो प्यास बुझेगी। तो भाई किसकी क्वेंच हो रही है थर्स्ट, किसकी प्यास बुझ रही है, तो भाई लैंड की प्यास बुझ रही है, ठीक है। तो क्लाउड ने क्या करा, अपने प्यार के रूप में बारिश को भेजा, और उस बारिश ने लैंड के सूखेपन को दूर कर दिया, और ये बारिश क्या करती है, इस लैंड को अच्छा कर देती है, और इसकी थर्स्ट, इसकी प्यास को बुझा देती है। ओके, आई क्योर द एलिमेंट ऑफ द अदर, और मैं दूसरे के एलिमेंट को दूर करती हूँ। एलिमेंट मतलब होता है इलनेस, बीमारी, रोग, परेशानी, पेन, दर्द, ठीक है। अब भाई दर्द किससे हो रहा है, कौन है पेन में, तो क्लाउड है पेन में, है ना। तो आपने देखा ही होगा, जब भी आप लवर्स वगैरह हो जाते हैं, तो क्या होता है, प्यार भरी चीजों में तो दर्द भी बहुत होता है, फिर हम दुख भरे गाने सुनते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है किसको, क्लाउड को, ठीक है। अब एक को क्या लगा था, प्यास लगी थी, तो क्लाउड ने क्या करा, पानी भेजा, है ना, और जो थर्स्ट है उसकी वो पूरी हो गई, लैंड की। ओके, ऑन दी अदर हैंड जो क्लाउड था, उसका एलिमेंट क्या है, उसकी बीमारी क्या है, उसकी बीमारी ये है कि वो अपना इतना भारी भरकम बोझ नहीं झेल पा रहा है। हम सभी को पता है कि क्लाउड कैसे बनता है, हमने सबने पढ़ा, इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पानी कंडेंस्ड हो जाता है, और क्लाउड जो है बहुत बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो क्लाउड है वो बहुत भारी हो जाता है। तो अपने इतने ज्यादा भारीपन को झेलना क्लाउड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इतने सारे हैवीनेस को ना झेल पाने के लिए क्लाउड क्या करता है, बारिश कर देता है। ठीक है, तो बारिश की वजह से क्लाउड जो है वो हल्का हो गया, अब वो अच्छा फील कर रहा है, अब वो हैप्पी है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका लैंड है जो सूख रहा था, जो बेचारा थर्स्टी था, ठीक है, जो प्यासा था, वो उसको पानी मिल गया, और जो क्लाउड था उसका बोझ भी हल्का हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेन ने काम किया एज अ मैसेंजर ऑफ मर्सी। ठीक है, किसके बीच में, क्लाउड और लैंड के बीच में। क्लाउड की क्या एलिमेंट थी कि वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, और उसके भारीपन को हल्का करने के लिए क्लाउड क्या कर देता है, बारिश कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर लैंड की क्या दिक्कत थी, लैंड की दिक्कत ये थी कि ये थर्स्टी हो जाती है, प्यासी हो जाती है, सूखी हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो इसके लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए। तो वो बारिश कौन कर देता है, अपना क्लाउड कर देता है। ओके, देन the voice of thunder declares my arrival. The rainbow announces my departure. I am like earthly life which begins at the feet of the mad elements and ends under the upraised wings of death. अब यहाँ पर जो पोएट है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो पोएट बोलना चाह रहे हैं, कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं भी अर्थ की लाइफ की तरह हूँ, अर्थली लाइफ की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मैं पैदा हुई, अब किसी ना किसी टाइम पे मैं मर भी जाऊंगी। तो हर किसी इंसान ने क्या करना है, कोई आता है, पैदा होता है और फिर चला जाता है दुनिया से, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। चाहे वो इंसान अभी नया नया जन्मा हो, बाद में जन्मा हो, है ना, पहले का हो, या फिर कोई एनिमल हो, कोई बर्ड हो, जो इंसान आया है या जो भी एनिमल आया है उसने जाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेन है वो बोलते कि मैं भी ना थोड़ी अर्थली लाइफ जैसी हूँ। क्यों, क्योंकि मैं भी आती हूँ और फिर मैं भी चली जाती हूँ दुनिया से। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेन है ये दोबारा अपने आप को कंपेयर कर रही है ना, पर्सन की तरह, कि पर्सन की तरह इसका भी बर्थ होता है और इसकी भी डेथ हो जाती है। तो देखते हैं ये कैसे कंपेयर करती है। ओके, द वॉइस ऑफ थंडर डिक्लेयर्स माई अराइवल। तो कहते हैं कि जब बादल गरज रहे होते हैं और क्या होता है, बिजली कड़क रही होती है, तो उस टाइम पे पता चल जाता है, मेरे अराइवल का डिक्लेरेशन हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाता है कि बारिश आने वाली है ना। तो ऐसा होता है, हमें पता है जब भी बादल गरज रहे होते हैं या कुछ भी होता है तो हम बोलते हैं अरे यार बारिश आने वाली, बारिश आने वाली है। तो ये जो थंडर है ये क्या काम कर रहा है, ये अराइवल बता रहा है किसका, रेन का, कि रेन जो है अब आने वाली है। द रेनबो अनाउंसेस माई डिपार्चर। और रेनबो जो है वो बता देता है कि बारिश अब चली गई। अब क्या होता है, जब रेन हो जाए उसके बाद सन दोबारा निकल जाए तो हमें आसमान में क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। ये रेनबो बताता है कि भाई अब बारिश हो गई, खत्म, है ना। तो हमें पता चला कि बारिश जब आती है तो उसका अराइवल जो है उसका अनाउंसमेंट कौन करता है, थंडर करता है। और जब बारिश जाती है तो उसका साइन क्या है, उसका साइन ये है कि वहां पर रेनबो फॉर्म हो जाता है। Okay. I am like earthly life which begins at the feet of the mad elements and ends under the upraised wings of death. यहाँ पर जो अब रेन है वो बोलती है कि रेन जो है वो कहती है आई एम लाइक अर्थली लाइफ, मैं अर्थली लाइफ की तरह हूँ, मतलब मेरा बर्थ भी होगा और मेरी डेथ भी होगी। विच बिगिंस एट द फीट ऑफ मैड एलिमेंट्स। और ये जो मेरा बर्थ है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मैड एलिमेंट्स के आने से। अब मैड एलिमेंट्स कौन है, थंडर हो गया, है ना, एयर हो गई, विंड हो गई। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैड एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी बारिश को लेकर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, बादल का गरजना हो रहा है, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है, तो ये क्या हो गए, आपके मैड एलिमेंट्स हो गए। तो मैड एलिमेंट्स जो है जब आते हैं उस टाइम पे पता चलता है कि मैं जन्म ले रही हूँ। ओके, एंड एंड्स अंडर द अप्रेस्ड विंग्स ऑफ डेथ। सॉरी। और ये बोलती है रेन अपने आप को कि ये जो मेरी लाइफ है ये खत्म हो जाती है, किसके थ्रू, अंडर दी अप्रेस्ड विंग्स ऑफ डेथ। तो ये बोलती है कि भाई जो मेरी लाइफ है वो एंड हो जाती है, और वो पता चल जाता है जब अप्रेस्ड मतलब ऊपर उठे हुए विंग्स। ठीक है, तो आपके जो विंग्स होते हैं, ऐसे उठे हुए विंग्स जो हैं वो क्या है, वो बताते हैं कि मेरी जो लाइफ है वो खत्म हो गई। अब ये ऊपर उठे हुए विंग्स क्या है, ये और कुछ नहीं, हमारा रेनबो है जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेन ने क्या बोला, रेन ने बोला कि जब मैं आती हूँ तो थंडर मतलब
थंडर मतलब क्या होता है, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, ठीक है। तो तब मेरा अराइवल होता है, मेरा डिपार्चर होने वक्त रेनबो आ जाता है। मैं भी अर्थली लाइफ की तरह हूँ, मतलब मैं भी जन्म लेती हूँ और मैं भी जो है मर जाती हूँ, मेरी भी डेथ हो जाती है, मैं भी खत्म हो जाती हूँ। जब मैं जन्म लेती तो हूँ तो मैड एलिमेंट्स जैसे कि थंडर, स्टॉर्म, ठीक है, जैसे कि विंड, जैसे कि एयर, ये सब जो है ये मेरा बिगिनिंग कराते हैं और मेरी एंडिंग कराती है अप्रेज्ड विंग्स ऑफ डेथ मतलब रेनबो। ओके डन, कोई डाउट? ओके आगे बढ़े, चलिए। I emerge from the heart of the sea and soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. यहाँ पर अब जो रेन है वो क्या कहती है, रेन कहती है आई इमर्ज फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी, मैं सी के हार्ट मतलब सी के दिल से आ रही हूँ। अब ये सी का दिल कहाँ होता है भाई, सी का कोई दिल नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है कि ये सी से आ रही है। ओके एंड सोर विद द ब्रीज, और मैं ब्रीज मतलब हवा के साथ ऊपर चली जाती हूँ, सोर कर जाती हूँ मतलब अपवर्ड्स मूवमेंट करती हूँ। व्हेन आई सी अ फील्ड इन नीड, जब मैं देखती हूँ कि किसी फील्ड को, किसी भी लैंड को मेरी जरूरत है, मतलब वो प्यासा है, थर्स्टी है, या फिर बंजर हो रहा है, या फिर मुरझाया हुआ है, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, आई डिसेंड, तो मैं नीचे आ जाती हूँ, मतलब बारिश फिर नीचे आ जाती है। एंड एम्ब्रेस द फ्लावर्स एंड ट्रीज इन अ मिलियन लिटिल वेज, और जब मैं नीचे आ जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा प्यार से एम्ब्रेस करती हूँ मतलब हग करती हूँ। किसको हग करती हूँ, ट्रीज को और प्लांट्स को, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से, अलग अलग वेज से, मिलियंस ऑफ वेज से। ओके तो यहाँ पर बात क्या हुई, यहाँ पर बात ये हुई जैसे कि आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि कैसे हमारा जो है वाटर साइकिल होती है। तो सी होती है, रिवर होती है, उसके थ्रू क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, मतलब बादल बन जाते हैं। कंडेंसेशन के बाद बादल जब ज्यादा भर जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन मतलब रेन फॉल होने लग जाती है ना। और ट्रांसपिरेशन भी थोड़ा हमने देखा है कि जब पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, अपने पानी को ऊपर मतलब लीव्स में से निकालती हैं और फिर वो ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ओके तो हमने देखा कि जो बारिश है ये आई कैसे, ये आई है क्या करके, सी में से निकल के, ठीक है। तो सी में से ये निकली मतलब सी में से इवेपोरेशन हुई, और इवेपोरेशन की वजह से क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बादल बने, बादल बनने के बाद क्या हुआ, बरसात हुई, जिसको हमने प्रेसिपिटेशन बोला। तो यहाँ पर जो रेन थी वो बोल रही थी कि मैं सी के हार्ट से आई हूँ, मतलब मैं सी से आई हूँ। जब मैं सी से ऊपर आ रही थी मतलब इवेपोरेट हो रही थी, उस टाइम पे जो ब्रीज चल रही थी, जो हवा चल रही थी, मैं उसके साथ ऊपर उठने लगी, ठीक है। तो क्या होने लग गया, एक तरह से इवेपोरेशन होने लग गया। तो सोर विद ब्रीज मतलब मैं ऊपर उठने लग गई हवा के साथ साथ। तो जैसे जैसे हवा चल रही थी, जो पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स थी, ठीक है, जो पानी के वाटर वेपर्स थे, वो ऊपर उठने लग गए। When I see a field in need, जब मैं देखती हूँ कि कोई भी जो फील्ड है वो जरूरत में है, उसको प्यास लगी है, वो थर्स्टी है, तो मैं क्या करती हूँ, आई डिसेंड मतलब मैं नीचे आ जाती हूँ, पानी की फॉर्म में नीचे गिर जाती हूँ। ओके एंड एम्ब्रेस द फ्लावर्स एंड द ट्रीज इन अ मिलियन वेज, और इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, जब मैं पानी की फॉर्म में नीचे आती हूँ रेन की फॉर्म में, तो उसी टाइम पे जो भी मेरे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से हग कर लेती हूँ इन अ मिलियन ऑफ वेज। Okay. I touch gently at the windows with my soft fingers, and my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. तो यहाँ पर जो अब रेन है वो बोलती है, क्या बोल रही है, वो बोलती है कि भाई जब मैं आती हूँ ना तो एक वेलकम सॉन्ग बजता है, और ये जो वेलकम सॉन्ग है ये सुन तो सभी सकते हैं लेकिन समझ कुछ लोग ही सकते हैं। अच्छा जी, चलो देखते हैं कैसे। I touch gently at the windows with my soft fingers. तो ये जो रेन है ये बोलती है कि जैसे आपने देखा होगा कि विंडो पेन्स पे क्या होता है, जब बारिश आती है तो बारिश की बूंदे जो है वो आ जाती है ना, साथ ही साथ हल्का आपको क्या फॉग सी नजर आती है उस पे, है ना।
तो ऐसे ही जो रेन है वो बोलती है कि जब मैं आ रही होती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं बारिश जो आपका क्या बोलते हैं विंडोज है उस पर मैं गिरती हूँ, ठीक है। तो जब मैं गिरती हूँ तो ऐसी 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 आवाज आती है, ठीक है, टप 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 वाली, ठीक है। तो ये जो आवाज आती है ये एक तरह से सिर्फ आवाज नहीं, ये मेरा वेलकम सॉन्ग है। इस सॉन्ग से मतलब इस आवाज से खिड़कियों पर पड़ने वाली बारिश से आपको पता चल जाता है कि बारिश जो है वो आ चुकी है ना। अब आप घर में बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, जब आपको बारिश की आवाज आती है तो ही तो आपको पता चलता है कि हाँ बारिश आ गई। तो ये जो आवाज है, दिस इज ओनली द वेलकम सॉन्ग ऑफ द रेन। तो रेन बोलती है कि मैं आती हूँ और आपकी विंडोज को जेंटली विद माई सॉफ्ट फिंगर्स टच करती हूँ और उसकी वजह से बारिश की आवाज आती है। और ये जो आवाज है ये वेलकम सॉन्ग है मेरे आने का, कि भाई देखो अब बारिश आ गई है। All can hear but only the sensitive can understand। वो कहते हैं कि ये जितनी भी बारिश की आवाज आती है, सुन तो सभी पाते हैं लेकिन अंडरस्टैंड कोई कोई कर पाता है, या अंडरस्टैंड सेंसिटिव लोग कर पाते हैं। सेंसिटिव मतलब दयालु, काइंड, ठीक है, बहुत ज्यादा लविंग, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जो होते हैं ना, जिनको हर छोटी से छोटी चीज पे भी वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। तो ये जो लोग हैं ये ही मेरे को समझ पाते हैं, है ना, मेरे को फील कर पाते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ सुन के खत्म कर देते हैं काम, बट रेन को हर कोई फील नहीं करता। उसको फील करने के लिए आपको सेंसिटिव होना पड़ता है। ओके, आई एम द साई ऑफ द सी, द लाफ्टर ऑफ द फील्ड एंड द टीयर्स ऑफ हेवन। रेन कहती है आई एम द साई ऑफ द सी। साई क्या होता है? साई का मतलब होता है लॉन्ग ब्रेथ, ठीक है, ठीक है, दिस इज साई। तो लॉन्ग ब्रेथ जो होती है वो साई है। अब आपको पता है कि जो रेन है वो एट द एंड मतलब वो निकली कहाँ से थी? वो निकली तो सी से ही थी, तो उधर से ही पानी इवेपोरेट हुआ, है ना, उसके बाद जाके कंडेंस हुआ, क्लाउड बने, उसके बाद जाके प्रेसिपिटेशन हो गई, रेनिंग हो गई, रेनफॉल हो गई। तो ये जो रेन है ये निकली तो सी से ही थी। तो सी का पानी जो है वो इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो सी से पानी क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ, मतलब सी में से कुछ हिस्सा पानी का निकला। अब किसी भी चीज में से कोई हिस्सा निकलता है तो उसे दुख तो होता ही है। तो सिमिलरली जो सी है वो क्या करती है? वो साई करती है, मतलब एक ऐसी सांस लेती है, मतलब दुख भरी आह, एक ऐसी आह, एक ऐसी सांस जहां पर आपको दुख हो रहा है कि यार मेरा हिस्सा मेरे से दूर ना जाए। ओके, द लाफ्टर ऑफ द फील्ड। बट जब ये वहां से निकल जाती है और फिर बारिश होके नीचे फील्ड्स पे गिरती है तो फील्ड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, है ना। तो फील्ड जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि जो फील्ड है आपकी, जो आपके गार्डन्स है, आपके फील्ड्स हैं, ठीक है, आपके खेत हैं, क्रॉप्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हिल्स हैं, तो इसीलिए ये लाफ्टर करने लग जाते हैं, मतलब लाफ करने लग जाते हैं। हमने सेम चीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी जहां पे हमने पढ़ा था द हिल्स लाफ, व्हेन आई क्राई द हिल्स लाफ, सिमिलरली द लाफ्टर ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर जो भी फील्ड है, हिल्स है, जिस भी चीज के ऊपर रेन गिरती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसी वजह से उसको हमने नाम दे दिया है कि वो लाफ कर रहा होता है, ठीक है। ओके, द टीयर्स ऑफ द हेवन। और साथ ही साथ हमने बोला कि जो रेन है ये टीयर्स ऑफ द हेवन है, मतलब ये हेवन मतलब स्वर्ग के क्या है? आंसू है, ठीक है। अब ये आंसू क्यों बोला गया है? आंसू इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे हमारे आंसू नीचे की तरफ गिरते हैं, सिमिलरली ऊपर आसमान से जो बारिश है वो नीचे की तरफ गिरती है और ऐसा लगता है कि जो आसमान है वो रो रहा है, ठीक है, आसमान क्राई करता हुआ नजर आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हेवन है, बोला गया है कि हेवन से जो है ये टीयर्स के फॉर्म में, आंसुओं के फॉर्म में निकलती है। कौन? रेन। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। ओके, अब लास्ट में क्या बोलती है हमारी रेन? हमारी रेन अपना सॉन्ग खत्म करती है और रेन बोलती है सो विद लव, बड़े ही प्यार से, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेन जो है वो क्या है? वो मदर नेचर से जुड़ी हुई है, वो हेवन से आ रही है, भगवान उसे भेज रहे हैं। तो रेन जो है वो सबके लिए बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये सबको जो है बेनिफिट ही पहुंचाती है, आराम पहुंचाती है, रिफ्रेश करवाती है। तो ये जो रेन है ये बहुत ज्यादा प्यार भरी है, पीस भरी है, ठीक है। तो सो विद लव, बहुत ज्यादा प्यार के साथ, साइज फ्रॉम द डीप सी ऑफ द अफेक्शन, ये जो डीप सी है जिसको अफेक्शन हो गई थी, अफेक्शन मतलब अटैचमेंट हो गया था, प्यार हो गया था, उसको क्या फील हो रहा है? साई फील हो रहा है, उसको थोड़ा दुख फील हो रहा है कि मेरे से मेरा जो वाटर वेपर है वो ना जाए। ओके,
लाफ्टर फ्रॉम द कलरफुल फील्ड ऑफ द स्पिरिट, जब मैं क्या होता है सी से निकल जाती हूँ साई के रूप में, उसके बाद मैं कंडेंस्ड हो जाती हूँ, क्लाउड बन जाती हूँ, फिर मैं प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आ रही होती हूँ। तो जब मैं नीचे आती हूँ तो जो लाफ्टर है वो आता है कहाँ से, कलरफुल फील्ड से, ठीक है। तो कलरफुल फील्ड ऑफ स्पिरिट, तो यहाँ पे ये बात हुई है कि जब मैं नीचे गिरती हूँ तो जो भी फील्ड है जो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेड़ पत्तियां फूल हैं अलग अलग तरह के, तो ऐसा लगता है कि वो हंस रहे हैं, बहुत तेज तेज लाफ कर रहे हैं, और ये पूरे भर चुके हैं स्पिरिट से, मतलब एनर्जी से। तो रेन आने की वजह से ऐसा लगता है कि सब में क्या होगी, ये एनर्जी वापस आ गई है, सब में जोश आ गया है। ओके, टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज, और साथ ही साथ ये बोलती है कि मैं जब आती हूँ तो ऐसा लगता है कि हेवन से क्या हो रहा है, टीयर्स आ रहे हैं, मतलब हेवन से आंसू नीचे गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेवन से वो पानी की बूंदें नीचे गिर रही होती है, तो हमें लगता है कि आंसू गिर रहे हैं। तो टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज, यहाँ पे जो हेवन है इसके साथ मेमोरीज के को जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक वो क्लाउड के फॉर्म में रही वहां पर, है ना। तो बहुत टाइम तक जब रेन ड्रॉप थी, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स थी जो क्लाउड के फॉर्म में थी प्रेजेंट वहां पर, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कंडेंस्ड हुई थी, तो वहां पर वो काफी टाइम रही, तो वहां पर हेवन में उसकी बहुत ज्यादा मेमोरीज जुड़ चुकी थी। तो बहुत ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई जिस हेवन के साथ थी, उस हेवन को छोड़कर ये धरती पर आती है इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। ओके ओके, तो यहाँ पर हो गई है हमारी पोम खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, अपने कमेंट को टाइप करना है और मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज पे वीडियो बनाऊं, किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दो, ठीक है, और मैं उस चैप्टर पे वीडियो जरूर बनाऊंगी और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम एक बार पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो हमारी पोम थी, दैट इज सॉन्ग ऑफ द रेन, ये लिखी है किन्होंने कहलील गिब्रान ने। तो ये जो कहलील गिब्रान है, ये 1883 से 1931 तक थे, मतलब 1931 में इनकी डेथ हो चुकी थी। वॉज अ लेबनीज अमेरिकन आर्टिस्ट, पोएट एंड राइटर। तो ये पोम्स भी लिखते थे, मतलब पोएट भी थे, राइटर भी थे, लिखा भी करते थे, और साथ ही साथ आर्टिस्ट भी थे। His poetry is notable for its use of formal language as well as insights on the topics of life using spiritual terms. तो यहाँ पर ये जो इनकी पोएट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा इसलिए फेमस है क्योंकि ये ज्यादातर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं अपनी पोएट्री में, और साथ ही साथ ये ऐसी इंसाइटफुल, मतलब ऐसे थॉट रखते हैं, इंसाइट्स ऐसी रखते हैं, थॉट्स ऐसी रखते हैं जो लाइफ के लेसन्स को हमें बताती है, या लाइफ को स्पिरिचुअल टर्म्स में, गॉडली टर्म्स में बताती है, ठीक है। जैसे रेन की अभी हमने बात करी कि रेन जो है वो हेवन से आ रही है, उसको भगवान भेज रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या बात हुई कि ये जो कहलील गिब्रान है, ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, साथ ही साथ ये ऐसे टॉपिक्स पे अपने थॉट्स का, अपने विचार को देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो बाकी लाइफ वाली चीजें हैं जैसे रेन है, वो स्पिरिचुअल टर्म्स में हमें समझ आती है, गॉडली टर्म्स में समझ आती है। One of his most notable lines of the poetry in the English-speaking world is from Sand and Foam, 1926. तो इन्होंने बहुत सारी पोएट्री लिखी, उनमें से एक पोएट्री है दैट इज सैंड एंड द फोम, ठीक है, सैंड एंड फोम्स, जो लिखी है इन्होंने 1926 में। और इसमें एक लाइन है जो इनकी बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है, हाफ ऑफ व्हाट आई से इज मीनिंगलेस बट आई से इट सो दैट द अदर हाफ में रीच यू। तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक, जबरदस्त, ऑसम सी लाइन इन्होंने लिखी है, और वो लिखी है कि आधे से ज्यादा चीज जो मैंने लिखी है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लिखी मैंने इसलिए है क्योंकि बाकी की जो आधी चीज है वो आप तक पहुंच सके, है ना। तो कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने। अब समझने के लिए इसको चाहिए दिमाग थोड़ा, है ना, कि हाँ यार बात तो इन्होंने बहुत तगड़ी करी है ना। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, हाफ ऑफ व्हाट आई से इज मीनिंगलेस, आधी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो मीनिंगलेस है, बट आई से इट सो दैट द अदर हाफ ऑफ
हाफ में रीच यू, ठीक है। लेकिन मैं ये आधी बातें भी और इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी जो बची हुई आधी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनके थॉट्स, इनके इंसाइट्स कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितनी ज्यादा रेलिवेंट है ना। तो यहाँ पर हो गई हमारी पोम खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी चैप्टर पर वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उस पर रिप्लाई भी जरूर करूंगी और आपके लिए उस पर वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।